रहीम। अब डेप्थ परसेप्शन पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम देखने से किसी चीज का डिस्टेंस फासिला अपनी आंखों से डिटरमाइन करें। सही है। इसको क्या कहते हैं? डेप्थ परसेप्शन। मतलब कोई चीज हमारे आंखों से दूर है या नजदीक है, ये हम अपने देखने से करें। तो इसके फिर 3 मेथड उन्होंने एक्सप्लेन किए। सही है। तो साइज से किस तरह फाइंड करता है? लेट से ये एक बॉल है। सही है। ये बॉल हमने लेट से रख दिया 6 फीट पर। सही है। फिर इसके रेटिना पर जो स्पॉट बनेगा, रेटिना पर ये जो इमेज बनाएगा वो अलग साइज का बनेगा, वो छोटी साइज का होगा। इससे लेट से इतने साइज का है। जबकि जब हम इस बाल को नजदीक लाए, फिर ये रेटिना पर थोड़ा लार्ज इमेज बनाता है। सही है। थोड़ा लार्ज स्पॉट बनाता है। हमें पता है कि यहाँ पर जब ये बाल था और यहाँ पर था सेम बाल है, तो इसका साइज तो फिजिकली सेम है ना, लेकिन हमारे रेटिना पर जो इमेज बनता है उसका साइज डिफरेंट है। तो हमारे रेटिना पर नजदीक के लिए बड़ा इमेज बनता है और दूर के लिए छोटा इमेज बनता है। जिस तरह के हम हवा में बाल फेंक देते हैं, तो जब जितना जितना दूर जाता है तो हमें छोटा दिखाई देता है। ये क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारे रेटिना पर उसका इमेज छोटा बन जाता है। सही है। तो ये क्या है? इमेज ऑफ द रेटिना जो है ये इस पर वेरिएट करता है। वो किस चीज को? साइज ऑफ द इमेज ऑन रेटिना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ डिस्टेंस फ्रॉम द आई। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं मूविंग पैरालैक्स। तो ये किस तरह होता है? लेट से ये एक पिन है, ये हमने आई के आगे रख दिया। सही है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 इंच था। फिर हम क्या करते हैं? अपने आई को जो होता है वो इस तरह हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, जिस तरह हम किसी को ना कहते हैं अपना हेड मूव करते हैं, उसी तरह ये जो है ना, एक साइड को 1 इंच मूव कर देते हैं और दूसरी साइड को भी 1 इंच मूव कर देते हैं। तो इस तरह रिपीट। पहले हम क्या करते हैं? इसको फोकस कर देते हैं, ये भी स्टेशनरी रहता है, हेड भी स्टेशनरी रहता है। उसके बाद जब हम हेड को मूव करना, हेड को अपना वाइब्रेट कर लेते हैं इस तरह हॉरिजॉन्टली, फिर हमें ऐसे लगता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी इस तरह मूविंग करता है। लेकिन जब इसका डिस्टेंस दूर हो जाए, लेट से ये 200 फीट तक जाए, फिर हम अगर अपना हेड भी मूव करें ना, तो फिर ये स्टेशनरी दिखाई देगा। इसीलिए क्या है कि हम इससे डिस्टेंस की परसेप्शन कर सकते हैं। नियर ऑब्जेक्ट की तरह इमेज मूव ऑन द रेटिना विद द मूवमेंट ऑफ द आई। ये चीज तो खुद स्टेशनरी रहता है, लेकिन इसका जो इमेज होता है वो आई के रेटिना पर मूव करता है। सही है। तो इसको बोलते हैं कि इसमें मूविंग पैरालैक्स है। जब फार ऑब्जेक्ट होते हैं तो इमेज ऑन द रेटिना जो होता है वो हेड की मूवमेंट के साथ या आई की मूवमेंट के साथ क्या करता है? मूव नहीं करता। इसको हम कहते हैं कि नो मूविंग पैरालैक्स। फिर एक और आ जाता है जिसको बोलते हैं स्टीरियोप्सिस। इसको बाइनिकुलर पैरालैक्स भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 आई यूज होते हैं। लेट से ये हमारे लेफ्ट आई है, ये राइट आई है। सही है। फिर ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे बीच में नोज है। इस नोज से कितने हैं? 1 इंच पर है। तो इससे जब रेस जाएंगे तो वो इस जो लेफ्ट आई है ना उसकी लेफ्ट साइड पर फोकस करेंगे, अपना इमेज बनाएंगे रेटिना के, और जो राइट है उसकी राइट साइड पर बनाएंगे। सही है। लेकिन बात यह है ना कि जब ये इमेज हम दूर लेके जाते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये हम दूर कर देते हैं, ऑलमोस्ट 20 फीट कर लेते हैं, फिर यहाँ से जो इमेज इस वाले पे रेटिना पर बनता है और इससे जो इमेज आकर इस रेटिना पर बनता है, तो वो दोनों रेटिना के ऑलमोस्ट सेम करिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पर बनता है। जबकि जब नजदीक था तो डिफरेंट करिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पर इमेज बनता था। तो इसलिए कहते हैं जब नियर ऑब्जेक्ट होता है तो डिफरेंट करिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द रेटिना ऑफ द बोथ आईज, और जब फार होते हैं तो सेम करिस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द रेटिना ऑफ द बोथ आईज। तो इससे भी हम डिस्टेंस के अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जब डिस्टेंस जो होता है वो 50 फीट से ज्यादा हो जाए, फिर ये वाला स्टीरियोप्सिस जो होता है ये काम नहीं करता। अब इसके बाद आ जाता है ऑप्थाल्मिक स्कोप। ये क्या करते हैं? हमारे आईसाइट्स के करेक्शन के लिए होता है। ऐसे है ताकि हम जो जिस बंदे को ग्लासेस दे देते हैं वो किस बेस पर देते हैं उसका फिनोमेना एक्सप्लेन करते हैं। तो ये बीच में ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये क्या है? ये ऑप्थाल्मोस्कोप है। ये हमारे रेटिना है और रेटिना में ब्लड वेसल्स होते हैं। ये जो होते हैं ऑब्जर्व्ड आई है, जिस पेशेंट का आईसाइट एबनॉर्मल हो, और ये ऑब्जर्व है यानी कि हम डॉक्टर ले लेते हैं। सही है। इसमें क्या होता है? इसमें एक लाइट सिस्टम होता है जो कि ऑन कर देता है, इस लेंस से पास होता है जिसको क्लिमिनेटिंग लेंस कहते हैं, और फिर जाकर यहाँ पर एक मिरर लगा लेते हैं। इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जाती है कहाँ पर? जो पेशेंट होते हैं उसकी रेटिना पर और उसकी ब्लड वेसल पर लग जाते हैं, जहां पर ये क्या करते हैं? एक स्पॉट क्रिएट कर देता है। अब ये यहाँ पर क्या होता है? इसमें एक लेंस होता है और ये जो लेंस सिस्टम होता है ये चेंजेबल होता है। मतलब इसका जो पावर ऑफ लेंस होता है वो चेंज होता है। ये भी एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, बटन से चेंज करती है। सही है। अब ये जो पेशेंट होता है ये इस लेंस में देखेगा किस चीज को? डॉक्टर की आई को, और डॉक्टर देखेगा इस लेंस में किस चीज की? पेशेंट की आई को। अब इन दोनों में तो एक का आईसाइट एबनॉर्मल होगा ना, जाहिर बात है पेशेंट का होगा। तो ये पेशेंट का जो स्पॉट्स होते हैं ना, इसको ये तो अच्छी तरह दिखाई देगा, लेकिन पेशेंट वाले को ये क्योंकि इस रेटिना से फिर रेस जाएंगे कहाँ पर? डॉक्टर की रेटिना पर। तो डॉक्टर की रेटिना वाला स्पॉट इसको अच्छा दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसका क्या है? आईसाइट एबनॉर्मल है। तो ये जो लेंस बीच में होगा ये वो चेंज करेगा और इस पेशेंट से पूछेगा कि आया आपको ये स्पॉट जो है ना अच्छी तरह दिखाई देता है, मतलब शार्प दिखाई देता है या शेडेड दिखाई देता है। जब ये कहेगा इस तरह लेंस चेंज करेगा, जब ये कहेगा कि हाँ मुझे इमेज शार्प दिखाई दिया, फिर ये क्या करते हैं? उस डायोप्टर के लेंस इसको प्रोवाइड कर देते हैं, उसको प्रिस्क्राइब कर देता है। ऐसे ही है।
तो इसी तरह ये क्या करते हैं, आईसाइट को चेक कर लेते हैं, ये शॉर्ट लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं फ्लूइड सिस्टम ऑफ द आई या इंट्राओकुलर फ्लूइड। हमारा आई जो होता है ना, हमें पता है कि ये एक डिस्टिंक्टिंग फॉर्म में रहता है। ये जो डिस्टिंक्टिंग फॉर्म होता है ये किस चीज की वजह से होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। ट्रांसपेरेंट फ्लूइड किस लिए होता है, क्योंकि अगर ये ओपेक होता था फिर हमें ब्लाइंडनेस होती थी, क्योंकि इससे फिर लाइट रेज पास नहीं हो सकती थी। इसलिए यहाँ पर क्या है, एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, उसको क्या कहते हैं, इंट्राओकुलर फ्लूइड कहते हैं। अब ये जो इंट्राओकुलर फ्लूइड होते हैं ये दो रीजन में होते हैं। एक ये वाला रीजन जो लेंस से आगे होता है इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर, और जो लेंस से पीछे होता है इसको बोलते हैं वेट्रस ह्यूमर। ये जो लेंस से आगे होता है ये बिल्कुल फ्रीली मूवेबल होता है, सही है। लेकिन लेंस से जो भी वेट्रस ह्यूमर होता है इसमें प्रोटीओग्लाइकेन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फाइन नेटवर्क बना देते हैं, और जो फाइन नेटवर्क बना देते हैं वो वहां पर ये जो सब्सटेंस होते हैं ये जिलेटिनस बना देते हैं, जिसकी वजह से लेटरल फ्लो करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो वेट्रस में होते हैं ना, ये इसकी डिफरेंट फाइबर्स है, ये एक पैक्ड फॉर्म में रहते हैं, जबकि ये जो होते हैं ये मूवेबल होते हैं, सही है, फ्लोटिंग है, जाहिर बात है। अब इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं सफिशिएंट प्रेशर इन द आईबॉल, क्योंकि आईबॉल के क्या होते हैं, शेप मेंटेन रहे, ये डिस्टेंडिंग फॉर्म में रहे। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इसमें ऑक्सीजन आती है जो कि दे देते हैं उस रीजन को जो एवास्कुलर हो। एवास्कुलर रीजन जो होते हैं एक लेंस है, दूसरे जो होते हैं कॉर्निया ऑफ द आई है। इसको किसी किस्म की ब्लड सप्लाई नहीं आती, तो ये जो एक्वस ह्यूमर है ये क्या करते हैं, इसको थ्रू द डिफ्यूजन इसको ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। तीसरा बात ये कि यहाँ से लाइट रेस पास होते हैं, जहां पर ये क्या करता है, अपने किसी खास अमाउंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड कर देता था। फिर क्या करते हैं, इंट्राओकुलर फ्लूइड प्रेशर इन वॉल्यूम। जाहिर बात है जो इंट्राओकुलर प्रेशर में जो एक्वस ह्यूमर है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि लेंस के आगे था इसका फॉर्मेशन भी होता है और इसका रीएब्जॉर्प्शन भी होता है, जो कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे, सही है। तो एक्वस ह्यूमरस की फॉर्मेशन पहले पढ़ते हैं।